हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जैसे हर फेस्टिवल में करता है कुछ खास, तो हाल ही में आने वाला है दीपों का उत्सव, दीपावली आने वाली है। तो 2021-2022 में भी किस तरीके दीपावली में बम्पर धमाका हंगामा टाइम्स लेकर के आया है, क्योंकि दीपावली में सभी लोग करते हैं कुछ खास, तो हम लोग भी लखनऊ की खास शख्सियतों से करते हैं कुछ खास बातचीत कि इस दीपावली पे वो क्या कर रही हैं खास। तो हमारे साथ में खास शख्सियत के रूप में जुड़ रही हैं श्वेता वर्मा जी, जो कि डांस के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में और कलाकारी के क्षेत्र में उन्होंने एक अलग सा स्थान बना रखा हुआ है। जिस तरीके से कहते हैं कलाकार का कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी आकार में ढल जाता है। तो हम श्वेता वर्मा जी से बात करेंगे कि उनके जीवन के सफ़र के बारे में और इस दीपावली पे क्या विशेष कर रही हैं और किस तरीके से नृत्य के सहारे पूरे दुनिया में और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रही हैं और पूरे देश को जगमगा रही हैं। आपका स्वागत है मैम। नमस्ते अर्चना। और सबसे पहले तो मैं हंगामा टाइम्स के सारे दर्शकों को जो सुनने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि जो आज वो मुझे सुन पा रहे हैं और अपनी मेरी बात को वो आपके द्वारा ही पूरे दर्शकों तक पहुँच रही है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी बात है मैम। जब हम आपसे मिले थे 2020 में मिले थे और 2021 में भी हम आपसे मिले थे, तो मैंने आपका नृत्य देखा था। उसी समय मैं मग्न हो गई थी एकदम, यानी कि होता नहीं है कि एकदम से खो जाना। आपके क्लासिक डांस में मैम इतना अच्छा आनंद मुझे मिला कि मैंने सरोज खान जी को याद कर लिया। अरे ये तो आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। मेरे लिए तो ये बहुत मतलब एक सपने जैसा है। सरोज खान की तुलना तो नहीं की जा सकती। वो एक बहुत जानी मानी फिल्मी दुनिया की कोरियोग्राफर थी और बहुत मशहूर डांसर थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने कोशिश करी है कि नृत्य द्वारा अपने परंपराओं को या कथक नृत्य को जीवित रखूँ, इस कला को मैं जीवित रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा सकूँ, या मैं उस क्षेत्र में अपना भी कुछ अलग अलग करती रहूँ ताकि लोगों को पसंद भी आए और लोग उससे जुड़ें। क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य थोड़ा सा कठिन होता है और बच्चे थोड़ा सा भागने लगते हैं, तो उसको आप रुचिकर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए मैं अपनाऊँ, इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और तो मैम हमारी आपकी बात हुई 2 साल से हम आपको देख रहे हैं, अच्छा आप जो है नृत्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही, लेकिन आपकी जर्नी कब से शुरू हुई? मेरी जर्नी तो बहुत ही बाल्यावस्था समझ लीजिए, जब मैं 3 वर्ष की थी और मेरे पापा की भी पहली पोस्टिंग थी गिरजापुरी में। एक तरह से आप कह सकती हैं कि जंगल से मेरी यात्रा शुरू हुई है। वहाँ आप मोरनी की तरीके नाच रही हैं। हाँ, मैं जंगल में मोरनी की तरह नाच रही थी और बस तब तो ये था कि सीखना था। वहाँ गुरुजी आते थे, राम कदम जी, जिनको मैं आज याद कर रही हूँ। शायद उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि सबसे पहला गुरु होता है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए आपके जीवन का। वैसे तो भाई सबका आशीर्वाद है, भगवान, फिर माता पिता, फिर गुरुओं का, उसी के द्वारा ही आप अपनी कला को आगे बढ़ा सकते हैं। जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई। उसके बाद मोतीपुर, उसके बाद मिर्ज़ापुर में हमने बनारस घराने के से तालीम हासिल करी है। 2-3-4 साल मैंने वहीं पर, लक्ष्मण राज के एक शिष्य थे, गुरुजी आते थे, वो मधु मिश्रा उस समय एक बहुत जानी मानी अभिनेत्री थी, उनके भी गुरुजी थे, तो उनसे मैंने शिक्षा ली। उसके बाद मैं लखनऊ आ गई। फिर लखनऊ आने के बाद मेरा क्रम टूट गया थोड़ा सा कथक के क्षेत्र में, ये आप कह सकते हैं। डांस तो मैंने नहीं, मतलब नृत्य को नहीं छोड़ा, लेकिन कथक मेरा छूट गया। पढ़ाई लिखाई भी थी, फिर साइंस से मेरी पढ़ाई थी, फिर वो छूट गया। फिर देन आफ्टर मैंने शादी के बाद लखनऊ घराने की यहाँ से तालीम हासिल कर रही हूँ और वर्तमान में मेरी गुरु श्रीमती आरती शुक्ला जी है, जो सुरेंद्र सिकेरा लखनऊ के जाने माने घराने के बहुत प्रमुख नृत्यकार थे, उनकी गुरु शिष्या रही। उनसे मैं आज भी उन्हीं की शिष्या ही हूँ, वो मेरी गुरु हैं। तो कथक की तरफ आपको प्रेरणा कैसे मिली? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि देखिए सीखते तो सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे सीखते हैं जीवन में, पर कुछ पल ऐसे आते हैं कि जिनको देख के लगता है कि हमें ये करना है। तो ये पल मेरे लिए पटना में आया था, जब मैं पापा के साथ गई थी। पहले एक कार्यक्रम होता था इंजीनियर्स का, तो हम लोग पटना घूमने गए थे। मैं शायद क्लास 6 में रही होंगी, तो मैंने वहाँ शोभना नारायण जी को, वहाँ पर IMA हॉल है वहाँ पर, तो उस समय मुख्यमंत्री थे पंडित शायद जगन्नाथ मिश्रा जी, तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और शोभना नारायण जी दिल्ली से आई थी कथक को प्रस्तुत करने, बहुत जाने माने कलाकार, उन्होंने वहाँ प्रस्तुति दी थी और मैं बहुत छोटी थी। मैंने उनका नृत्य देखा और मैं मंत्रमुग्ध हो गई और मुझे भी लगा कि किसी दिन मुझे भी इसी तरह नृत्य स्टेज पे करना है, लोग मुझे भी इसी तरह से पहचाने जाने। और उन्हें वही मेरी प्रेरणा भी बनी
कि मतलब उनका नृत्य देख के मुझे वाकई लगा कि मुझे भी स्टेज पर ऐसे ही नृत्य करना है। यानी कि वो पल था आपकी जीवन ज़िंदगी को एकदम से उन्हें पलट दिया। हाँ जी बिल्कुल, वो देख के मुझे हमेशा ये एहसास रहा कि मुझे ऐसे ही करना है। और एक उसकी बात देखिए, समय का चक्र देखिए कि जब लखनऊ महोत्सव में मैंने अपनी प्रस्तुति दी तो शोभना नारायण जी ने उसका उद्घाटन किया था, वो आई थी। अब उनकी काफ़ी उम्र हो गई है तो हम लोग उनसे मिलने भी गए थे और यादगार के रूप में आज भी मेरे पास उनके फ़ोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। मिले थे हम लोग। कितने सालों बाद मिली थी मैम आप? बहुत, अब क्लास 6 में कहाँ और कहाँ मैं अब 2018 में 16 में मिली थी। 16 में बहुत समय हो गया, कहाँ 84-85 के बाद में अब मिली, तब वो यंग थी, अब तो मतलब एज हो गई है, तो मतलब बहुत समय बाद मिली। लेकिन वैसे ही हैं और कला के प्रति कहते हैं समर्पण एक अलग होता है, उनका भी बहुत बड़ा समर्पण रहा है। जानी मानी विख्यात नृत्यांगना हैं विश्व, देश की, विश्व की। तो बस मेरी कोशिश है मेरी कि मैं भी सब उन लोगों तक या उनसे प्रेरणा लेके मैं कुछ कर सकूं, बस। एक कोशिश ज़िंदगी की ओर ले जाता है हमें। हाँ तो जी मैम, बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी डांस की ओर आपको ले गया है आपके गुरु के रूप में। हाँ, मेरे गुरु ने भी मुझे बहुत, जब मैं लखनऊ आई, जब मैंने लखनऊ घराने का मतलब शिक्षा लेना शुरू किया श्रीमती आरती शुक्ला जी से, तो वो भी सुरेंद्र सिकरा जी की शिष्या रही हैं। तो वो भी बहुत, मतलब लखनऊ घराने की खासियत है कि सौंदर्य पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कथक मैंने बनारस का भी सीखा, पर बनारस में अंतर है, वहाँ कवित्व में, वहाँ चक्कर पे वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर सौंदर्य, क्योंकि यहाँ मुगलों ने भी शासन किया है तो थाट यहाँ की प्रचलित है। थाट बंदिशें यहाँ भी बिरजू महाराज जी हुए, लखनऊ घराने के बहुत भाई अभी बहुत फेमस लोग हुए हैं। लेकिन वाकई तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और कथक में सौंदर्य को कैसे समावेश किया जाए वो मैं अपने गुरुजी से ही सीखा। मतलब आपने बताया कि आप बहुत जगह पे आपने डांस किया, बहुत जगह पे आपने सीखा भी। पटना में भी आप गई, वहाँ पे भी आपने देखा, जहाँ तक आप वहाँ जन्मी हैं। नहीं, जन्मे तो हम बरेली में हैं। बरेली में जन्मे हैं, बहराइच में, यानी कि आपने पहली पापा की पोस्टिंग थी वहाँ हम लोग की, जैसे गिरजापुरी। हाँ, शिक्षा मेरी वहीं हुई। अच्छा, शिक्षा आपने कहाँ कहाँ ली? शिक्षा मेरी गिरजापुरी, मिर्जापुर, फिर उसके बाद लखनऊ ही हुई है। डिफ़िकल्ट क्या था मैम, कहाँ पे आपका? डिफ़िकल्ट तो देखिए मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, कोई भी जर्नी डिफ़िकल्ट नहीं होती अगर आप ठान लें। और मेरे कहते हैं ना कि आप में बस करने का जुनून होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ आप करिए, मन से करिए। जब मैंने पढ़ाई भी करी तो मन से करी, और स्कूल की भी हेड गर्ल रही हमेशा। एमएससी भी किया मैथमेटिक्स से, फर्स्ट डिवीज़न आई, लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ। लेकिन जो किया वो मन से किया। नृत्य भी किया तो फिर उसमें पूरा समर्पण दिया। जैसे आपने बताया कथक, तो कथक में, लखनऊ के कथक में क्या डिफरेंट था? लखनऊ का मैंने बताया ना सौंदर्य, लखनऊ में डिफरेंट तो यही था कि आप उसमें सौंदर्य का समावेश करते हैं। बनारस में और लखनऊ में थोड़ा थोड़ा देखिए 3 घराने हैं प्रमुखता, जयपुर, लखनऊ और बनारस। सब में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सबके अपने अपने विशेष गुण हैं। लखनऊ का सुंदरता है, लखनऊ का कथक एक मेस्मराइजिंग करता है लोगों को, ये बात तो सच है मतलब इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। जो भी यहाँ गुरु हैं, गुरुजन कर रहे हैं, आज जो भी कर रहे हैं, तो लखनऊ के कथक में खूबसूरती है, इसको आप कह सकते हैं। चारबाग में आते जब लोग कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो इस चीज़ को साबित करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कुराइए आप लखनऊ से कथक सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ये गर्व की बात होती है कि लखनऊ में काफ़ी अच्छे लोग निकले हुए हैं। अभी रिसेंटली पंडू बिरजू महाराज जी, उन्होंने कितना नाम किया हुआ है। ऐसे कई अन्य कलाकार आज भी हैं जो कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, गुरु लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लखनऊ घराने की में बहुत बंदिशें भी बहुत अच्छी हैं, ये भी कह सकते हैं। और लोगों ने प्रयोग भी बहुत अच्छे किए, और खूबसूरती तो है ही, सौंदर्य तो है ही इसका। ये चलिए मैम, ये तो अब जैसे कि 2020 में जब कोरोना काल आया था तो बहुत लोगों की जर्नी रुक गई थी, ठीक है, तो आप क्या? हाँ, रुक गई थी, सबको ये लगा अब घर। मेरा तो क्योंकि मैं स्कूल में भी एक डांस टीचर रही, CMS में, मैं स्कूल से भी जुड़ी रही। पहले तो कुछ दिन ऑनलाइन क्लासेस चलते रहे, तो वहाँ क्लास करने होते थे ऑनलाइन। और ऑफलाइन में क्या डिफरेंट था? ऑफलाइन देखिए आप, मतलब फेस टू फेस हर चीज़ होती है, तो आप जब आप सिखाते हो तो आप देख रहे होते बच्चा क्या सीख पा रहा है, क्या कर पा रहा है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी कमी यही है, आप देख नहीं पाते कि वो कितना सीख पा रहा है। आप तो सिखा रहे हो या आप कर रहे हो। ऑनलाइन तो देखिए एक वर्चुअल वर्ड है, तो वर्चुअल वर्ड तो वर्चुअली वर्ड है, आप कुछ भी कह लीजिए। अच्छा है, लोगों को बहुत उससे हेल्प मिलती है, लेकिन पूरी तरीके से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलता ही है इससे।
और जब उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था तो फिर 2020 में जैसे आपके कोरोना आया, तब तो भाई आपको ऑनलाइन करना ही था। तो मैंने भी अपना कुछ सिटिंग डांस डाले करके, क्योंकि भाई अपना भी आप नया नया प्रयोग करते हो, तो मैंने भी अपना सोचा कि क्या करूँ, उस सिटिंग डांस किए। कुछ कथक में मिक्सिंग भी, जैसे आप कह रही बॉलीवुड मिक्सिंग करना, हम लोग करते रहते हैं, बॉलीवुड के गानों को मिक्स करते हैं, फिर उस पर कोशिश करते हैं कुछ अलग करने की, क्योंकि दर्शकों को भी कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, तो आपको नया प्रस्तुत करना भी पड़ता है। कहते हैं ना, समय के साथ चलना ही एक समझदारी होती है कि आप समय के साथ भी चलें, समय के साथ चलो, समय के साथ परिवर्तन भी परिवर्तन लाएं और देखें कि दर्शक क्या डिमांड कर रहा है। अपनी कला को आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कलाकार का कोई आकार नहीं होता है, तो वो हर किसी आकार में ढल जाता है। तो आपके लिए ये बताइए कि जो बॉलीवुड है या फिर आपका जो हिप हॉप आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आप जो कथक में हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको, आप तो वैसे कथक ही आप कहेंगी क्योंकि आप कथक डांस में ट्रेंड है, पूरा माहिर हैं, तो आपकी नज़रिए में सबसे बेस्ट क्या आप कर सकते हैं? देखिए, वो आपकी बात आपने ही बोल दी कि कथक ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि कथक का ही मेरा अपना जॉनर है। और दूसरी बात ये परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कथक क्या होता है? कथक वही कथा सुनावे, है ना, जिसमें कोई कथा हो। बड़े बड़े गुरु लोग कहते हैं कि खाली ताथे थे तत् या आथे थे तत् के टुकड़ा आपने चमक के कर दिए, चक्कर ले लिए, वही कथक नहीं होता। कथक के द्वारा कोई कथा जरूर कहनी चाहिए, तो उसमें एक सौंदर्य है। अभी मैंने उज्जैन में एक प्रोग्राम किया था सावन महोत्सव में, तो वहाँ बहुत व्यास गुरुजी आए थे, बहुत पुराने गुरुजी हैं, तो वो यही बोल रहे थे, बेटा आज के टाइम में लोग बस कूद फात कर लेते हैं, यही कथक नहीं होता है। कथक होता है कथा कहिए। और बात सही है, जो पुराने लोग थे तो कथक भी इसी तरह से आगे प्रचलित हुआ, है ना, कि पहले मंदिरों में कथा कही जाती थी, फिर धीमे धीमे वो स्टेज पर आया, तो मतलब कथा हो उसके द्वारा। और बॉलीवुड में भी मिक्सिंग, जैसे हमने कहा, बॉलीवुड गानों पे भी ऐसा नहीं है कि डांस अच्छा नहीं होता या हो नहीं सकता, हम लोग भी करते हैं और अच्छा लगता है, लेकिन कोशिश होती है कि अपने वो भारत के जो कहते हैं ना रीति रिवाजों को, परंपराओं को अपना वो करें, और उसमें कहीं ना कहीं सेमी क्लासिकल टच दें, शास्त्रीय टच दें उन गानों में। जैसे मैंने एक बार देखा था स्टेज पे बहुत से लोग अपने नेत्रों के हाव भाव से पूरा डांस कर रहे हैं। हाँ, ये होता है। आप बैठ के, जो बड़े बड़े गुरुजन हुए, पूरा डांस, कहते ना कि वो खड़े भी नहीं होते थे। पंडित बिरजू महाराज जी का देख लीजिए या सितारा देवी जी का देख लीजिए, इन लोगों ने, आप वो बैठी हुई हैं, ठुमरी कर रही हैं, पूरी ठुमरी, आप मतलब उनके साथ रो देंगी, उनके साथ हंस देंगी, इतने अच्छा अभिनय, एक्सप्रेशंस। और सबसे खास पार्ट यही होती है एक्सप्रेशंस, भाव पक्ष। ताल पक्ष तो है ही, कथक में ताल के बिना तो खैर किसी भी शास्त्रीय संगीत हो चाहे नृत्य हो, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन भाव पक्ष भी बहुत आपका महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इन लास्ट इम्प्रेशन, तो आपका जो फर्स्ट स्टेज शो था, तो आपके मन में किस तरीके से भाव उमड़ रहे थे? फर्स्ट तो देखिए मैंने बहुत बचपन में किए हैं, तो तब तो कोई भाव ही नहीं आते थे। घबराहट होती? नहीं, तब तो नहीं होती थी, क्योंकि तब इतना पता भी नहीं होता था चीज़ों के बारे में, और स्कूल में जैसे मैं करती थी बचपन में। हाँ, जब मैंने दोबारा से शुरू करी अपनी जर्नी लखनऊ में, तो ज़रूर थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम जब मैंने लखनऊ महोत्सव में किया था, तो थोड़ा सा मुझे घबराहट हुई कि मेरे नाम से शो है, पता नहीं कैसा होगा, लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जब आपका नाम जुड़ता है तो थोड़ा लगता भी है कि भाई लखनऊ का भी नाम जुड़ा है मेरे साथ साथ, तो प्रोग्राम ऐसा हो कि लोग कहें कि नहीं, हाँ किसी ने किया है। तो खैर मेहनत रंग लाई थी, अच्छा हुआ था, गुरु के आशीर्वादों से और भगवान के आशीर्वाद। हाल ही में आप उज्जैन में जब गई थी, जैसे आपने बताया था हमें कि जो है आप उज्जैन में गई थी, जब स्टेज पे अनाउंसमेंट हुआ था श्वेता वर्मा आ रही हमारे सामने लखनऊ से, तो कैसा? बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं बाहर जाके परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आप केवल खुद नहीं जाते हो, पूरा लखनऊ घराना आपके साथ होता है। उसमें वादक भी होते हैं, आपके गुरु भी होते हैं, सबका नाम जुड़ा होता है, क्योंकि आप एक व्यक्ति नहीं जा रहा होता है, पूरा लखनऊ जा रहा होता है। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि लखनऊ से मैं और मेरे साथ पार्टनर थी ज्योति, उसने भी किया था, तो दोनों लोग गए थे। तो मतलब लखनऊ से जाना, वहाँ पर भोपाल से, कर्नाटक से, बहुत जगह से लोग आए थे, मतलब कलाकार। तो आपका जब नाम अनाउंस होता है तो एक तरह से लखनऊ का मतलब लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, लखनऊ से ये आई हैं तो ये क्या अलग करेंगी, क्या नया करेंगी, सबके अंदर ये थोड़े से भाव तो होते ही हैं। तो ये सब चीज़ों का खुशी भी होती है बहुत कि लखनऊ का चलो थोड़ा नाम होता है इसी बातों में। कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने बहुत
मतलब पसंद किया। और दिल्ली से भी एक आई थी कलाकार सुष्मिता पवार जी, उनके साथ भी काफ़ी लोग आए थे जो संगत देने के लिए आए थे। और दिल्ली में भी उन्होंने कहा था कि आप आइए, दिल्ली में भी करिए प्रोग्राम। तो अब देखते हैं, करेंगे। मैम अभी 2 साल में यानी कि 21 और 22 और जो बीत गया 20 और 19 यानी कि हाल ही में जो बीता है आपका, तो इन 4 सालों में आपको किन किन जगह पे सम्मानित करा गया? ये है कि अनुज मिश्रा जी ने हमें सम्मान जरूर किया था, ये मैं कहूँगी। वो अर्जुन मिश्रा जी के पुत्र हैं और लखनऊ घराने के इस समय एकमात्र ही घरानेदार में कहलाएंगे। तो उन्होंने हम लोग को एक बार SNA में बुला के वहाँ पर सम्मानित किया था। और अभी मैंने देखिए अर्चना, सम्मान तो दर्शकों का प्यार ही होता है और दर्शकों की ताली होती है। मेरे लिए यही बहुत है, मैं कर रही हूँ और मेरे लिए बस मेरे दर्शक ही मेरे कहते हैं ना सम्मान है। जैसे मैं मैहर में भी गई तो वहाँ भी दर्शक जब एकदम पैरों पे आपके गिर पड़े एकदम जैसे नहीं, तब आपको फीलिंग आता है कि हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया है। आपने हाल ही में बताया है कि हमें कि सरकार के द्वारा भी आपको आमंत्रित किया गया है सरकारी कार्यक्रम में भी, जो आपका भी होने वाला अयोध्या में ना डांस होने वाले हैं, तो उसमें भी आपका जो है आपको आमंत्रित किया गया है। तो ऐसे कैसे कितने आयोजन हुए जिसमें आपको जो है बुलाया जाए? अभी तक मेरी अर्चना जो जर्नी रही है ज़्यादातर मेरे सरकारी कार्यक्रम ही रहे हैं। हाँ, संस्कृति विभाग से या कल्चर विभाग से तो मैंने ज़्यादातर सरकारी कार्यक्रम ही किए हैं, चाहे वो लखनऊ महोत्सव हो, देवा महोत्सव हो, अनगिनत महोत्सव हैं। और इधर डिफेंस एक्सपो में किया था मैंने। और अभी जो भी दीपोत्सव होता है जिसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं दीपोत्सव में, तो उसमें बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो वहाँ पर सब लोग दीपदान करते हैं। मतलब ये परंपरा जब से मुख्यमंत्री जी हुए हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये परंपरा बनाई जा रही है। तो उसमें भाई आयोजन होता है नृत्य का भी, उसमें आपका फोक भी होता है, लोक नृत्य भी होता है, क्लासिकल भी होता है। तो हम लास्ट ईयर मतलब पिछले साल भी गए थे 2021 में, मैंने वहाँ प्रस्तुति दी थी अपनी गुरुजी के साथ, अपनी टीम के साथ। इस बार भी हमको आमंत्रित किया गया है, भगवान की इच्छा यही थी। तो 22 तारीख को मेरा वहाँ पर अयोध्या प्रोग्राम है। यानी 21 को भी आपकी 2021 में भी आपकी दीपावली की तैयारी थी और 2022 में भी आपकी दीपावली की तैयारी? मेरी दिवाली अयोध्या में ही राम जन्मभूमि, राम जी बुलाते हैं तो भाई भगवान का बुलाया हुआ जिसको बुलाएंगे वहाँ पर उसी की प्रस्तुति। कहते हैं भगवान के जितने भी धाम हैं, और मेरी प्रस्तुति भी अर्चना खासकर उन्हीं धामों पे ज़्यादातर हुई। चाहे देख लीजिए उज्जैन महाकालेश्वर, मैहर में शारदा माता का मंदिर है, वहाँ पर मतलब लोग सोचते जाएंगे घूमेंगे, और मेरी प्रस्तुति ज़्यादातर उन धामों पे ज़्यादा हुई। और अयोध्या में मैंने दीपोत्सव में भी किया था, फिर रामायण मेले में किया था। यानी कि आपका जो कला का क्षेत्र है कथक, तो भगवान को समर्पण करके ही होता है? जी बिल्कुल, भगवान का तो सबसे बड़ा देखिए वही है, भगवान के रची हुई जो चीज़ें हैं वही होती हैं, और भगवान का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर ये सब कर पा रहे हैं प्रस्तुतियाँ। तो अयोध्या में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं ये इतनी प्रस्तुतियाँ कर पाऊँगी, और लखनऊ के अलावा और जगह जाना ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लखनऊ में तो देखिए आप कर लेते हो, आपका अपना शहर है, बाहर जाते हो तब आपको ज़्यादा खुशी वहाँ होती है, और भी ज़्यादा लगता है कि हाँ लोग बाहर भी जाने। एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे जो लास्ट सवाल होगा, तो ये बताइए, जैसे कहते हैं ना महिलाओं का जीवन होता है बहुत संघर्षपूर्ण होता है, तो जो शादी से पहले आपको कितना सपोर्ट मिला, शादी के बाद कितना सपोर्ट मिला आपको आगे बढ़ाने के लिए? देखिए शादी के पहले तो मेरी माँ का पूरा मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि मेरी माँ मैं आज याद करती हूँ, लेकिन मैं सही बताऊँ तो उन्होंने ही मुझे इस कला के क्षेत्र में पूरा प्रोत्साहित किया और लास्ट तक वो करती रही। मतलब लखनऊ महोत्सव में एक पल ऐसा भी आया था कि मैंने कहा मम्मी शायद मैं नहीं करूँगी, छोड़ रही हूँ, तो मैं बोली नहीं तो करो। शादी के पहले तो मेरी माँ का पूरा योगदान रहा है मेरे जीवन में, नृत्य को आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में। क्योंकि एक पल ऐसा आया था जब मैंने शुरुआत की और लखनऊ महोत्सव में मेरा प्रोग्राम था, तो एक पल मेरे मन में आया मैं छोड़ दूँ, मेरे से हो नहीं पाएगा शायद। लंबा प्रोग्राम था, 20 मिनट की प्रस्तुति थी और मैंने शुरुआत ही करी थी दोबारा, तो मेरी माँ ने ही बोला नहीं करो, यू हैव टू डू। तो माँ का तो पूरा योगदान मैं कहूँगी मेरे जीवन में, गुरुओं के अलावा मेरी माँ ने बहुत योगदान किया। आज मैं इस स्थिति में हूँ, ये आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, तो ये माँ का ही आशीर्वाद है, माँ का योगदान। और शादी के बाद जीवन में देखिए आपके पति का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये मैं कहूँगी। ये बात सही है, शुरू में तो मैंने भी कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये करूँगी, लेकिन जब मैंने इच्छा जाहिर करी
तो थोड़ा ये बोले सोचे कि चलो कर रही है, करने दो, सीख रही है, सीखने दो। लेकिन ये मेरी वहाँ पर जैसे कि संगीत नाटक एकेडमी में प्रस्तुतियाँ होती थी, अवश्य देखने आते थे, तो बड़ी खुशी होती थी कि चलो आ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन लखनऊ महोत्सव में जब हुआ तो वहाँ एंकर थी आप ही की तरह अर्चना। तो जनेश्वर मिश्र में जब हॉर्टी फेयर हुआ था तो उसमें भी वही एंकर थी। तो उसने पूछ लिया कि मैडम नहीं करेंगी, तो ये बोले नहीं मैडम तो नहीं करेंगी। तो बोले क्यों, महिलाओं को तो भाई वो तो बहुत अच्छा करती, करना चाहिए। तो इनको लगा नहीं भाई, इनको भी मतलब करना चाहिए। हाँ, मेरी बीवी जो है थोड़ा फेमस है। हाँ, तो नहीं नहीं ये नहीं लगा बिल्कुल भी। इनको ये लगा कि देखिए थोड़ा सा होता है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे यहाँ सोसाइटी में डांस को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। और बीइंग अ ऑफिसर्स वाइफ तो कहीं ना कहीं ये एक माइंड में होता है कि डांस तो अभी भी क्या है, जैसे एक्चुअली क्या होता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जब गलत होती हैं तो आदमी की एक पिक्चर वही रहती है आम आदमी की। लेकिन अगर आपकी राह सही है, अगर आप सही चीज़ें कर रहे हो तो फिर आपको सबका प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। आपके अंदर नहीं है तो देखिए कोई भी दूसरा आपका हाथ नहीं पकड़ के आगे बढ़ाएगा। कोई भी क्षेत्र होता, चाहे आप डांस ही नहीं होता, कोई भी क्षेत्र हो, उसका आप यूज़ करिए। अगर आप उसका यूज़ करें, सही जगह पे यूज़ करें, मिस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप बढ़ते ही चले जाएंगे। जैसे बहुत से कलाकार होते हैं अपनी कलाकारी का गलत फ़ायदा उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए। बहुत चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है आपका आशीर्वाद आपके गुरुओं का होना चाहिए, आपके माँ बाप का, भगवान का तो है ही। और आपकी सबसे बड़ी बात है समर्पण भाव से आपको करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए आज मुझे ये मिल जाएगा, कल मुझे वो मिल जाएगा। भगवान की दुआ से अर्चना, मैंने कभी प्रोग्राम के लिए नहीं कहा, ना मैंने कभी किसी से भी कहा। जो भी मिला मुझे मिलता चला गया जीवन में, और मैं करती चली गई। मैं यही सोचती हूँ कि निरंतरता बनी रहे, बस परिश्रम करते हैं। हाँ, परिश्रम करो, चीज़ें अपने आप मिलती हैं। लोगों को आजकल क्या है, शॉर्टकट, बस 2-4 महीने सीखो मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। संघर्ष तो आपको करना पड़ता है। हमारा भी संघर्ष रहा, बचपन में भी रहा भाई। हम लोग करते थे सब, प्रैक्टिस करना, ये करना, फिर पढ़ाई भी करना। इतनी सी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। अभी भी शादी के बाद देखिए आप जीवन बदलता है, बच्चे भी हैं, उसके बाद पति का सहयोग है, लेकिन घर भी देखना है। ऐसा तो है नहीं अब घर छोड़ के, लेकिन फिर भी डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। अगर मेरी गुरुजी कहती थी आपको 9 बजे प्रैक्टिस में आना, तो मैं रात के 9 बजे पहुँचती थी। चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे मैं कैसे भी काम माइंड अप करूँ, ये मेरी वैल्यू है। अब वो मुझे देखना है। तो डेडिकेशन तो इस क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए तभी आप आगे बढ़ पाते हो। बस तालमेल मिला करके रहना चाहिए। पति ने जब फिर लखनऊ महोत्सव में जब मैंने किया, तब ये इनको लगा कि हाँ ये कर सकती है। तब से ये भी प्रोत्साहित करने लगे कि नहीं तुम किया करो। बल्कि ये जब दोबारा मेरे लखनऊ महोत्सव में लगा तो यहाँ पर थे भी नहीं। मैंने कहा मैं करूँ कि नहीं करूँ, नहीं बोले तुम करो, तुम्हें क्या है, मतलब मैं हूँ, उससे क्या मतलब, मैं हूँ नहीं यहाँ पर, आप करिए। और जब करा है, जब कर रही हो तो करो। तो मुझे भी लगा नहीं, पति का तो खैर पूरा हम कहेंगे इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ। भगवान का आशीर्वाद रहा। हाँ, बहुत मायके का और ससुराल का। बिल्कुल ससुराल का, मायके का, और माता पिता का, पति का, बच्चों का भी, सबका बहुत सहयोग मिला। घर में मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, मैं यूट्यूब पे चैनल है और उसमें मेरी बेटी बनाती है वो, तो सहयोग तो देखिए सबका होता है, बिना सहयोग के कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन हाँ ये है कि सहयोग मिलता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो जीवन में और भी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। आपको घर का सहयोग नहीं मिलेगा तो आप तनाव में होंगे, तो आप फिर वो चेहरे पे आती है तो फिर आप नहीं कर पाते। घर से लड़के आप बाहर नहीं जीत पाओगे ना दुनिया। तो मैम चलिए, तो वो आपकी जीवन की जर्नी का एक पहलू, हमने छोटा सा पहलू जाना। तो हाल ही में आपका जो है दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो दीपावली की क्या तैयारी है? दिवाली की तैयारी तो दीपों से ही होती है। मेरे घर में भी सब भाई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, बस बाकी चीज़ें जो हम लोग पकवान बनाते हैं, तरह तरह के मिठाई, उसी तरह की तैयारी होगी। बाकी मेरा दीपोत्सव में प्रोग्राम होगा, तैयारी तो मेन उसी की होगी, प्रैक्टिसेस। और उसके बाद हम लोग अपना घर में मतलब त्यौहार मनाएंगे। अपने अयोध्या नगरी में आपका प्रोग्राम है, अयोध्या नगरी में प्रोग्राम है, जहाँ पे आपका मुख्यमंत्री और कई सारे प्रदेश के ऐसे मंत्री आएंगे, दिग्गज लोग हैं जिनके सामने आपका प्रस्तुतिकरण। जी, वो तो एक सौभाग्य की बात होती है कि प्रस्तुतिकरण होता है हम लोगों का, और कई अनेक मंचों पे हुआ भी है पहले भी। लेकिन ठीक है, वो प्रस्तुतिकरण में हम लोग को अपना बेस्ट अपना करना है, बेस्ट देना है। और अयोध्या में दिवाली मनती है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो सभी देशवासियों को दीपावली पे क्या संदेश देना चाहिए? सभी देशवासियों को आपके चैनल के द्वारा, हंगामा चैनल के द्वारा मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की दूंगी। दिवाली लक्ष्मी जी आपके लिए समृद्धि, स्वास्थ्य आपके जीवन में बनाए रखे, और लक्ष्मी की असीम कृपा सारे दर्शकों पे रहे, और जीवन में वो जो चाहें उनको मिले। ये मेरा
सब दर्शकों से कहना है। तो ये थी हमारे साथ में श्वेता वर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया किस तरीके से वो छोटे 3 साल की उम्र से उन्होंने कथक की दुनिया में अपना कदम रखा। माता पिता का भी सपोर्ट मिला, साथ में शादी के बाद में परिवारजनों का भी सपोर्ट मिला, पति का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। जिस तरीके से कहते हैं कि महिला का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है, अगर वो कोई कार्य करना चाहे तो उसके लिए उनके घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो श्वेता वर्मा जी से हमने खास बातचीत करी दीपावली पे, किस तरीके से उनकी क्या तैयारी है। तो 22 अक्टूबर के लिए भी उन्होंने बताया जिस तरीके से सरकार के द्वारा उनको निमंत्रण आया है अयोध्या नगरी में अपने कला का हुनर प्रस्तुत करने के लिए, तो वो अयोध्या नगरी में जाएंगी और अपने लखनऊ का नाम रोशन करके आएंगी। क्योंकि दीपावली जो होता है वो दीपों का त्यौहार होता है और पूरे देश में कहीं उस दिन अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने घर में भी दीप जला रहे हैं तो हमारा फर्ज होता है कि अगर बगल में अंधेरा है तो वहाँ पे हम लोग दीप जलाएं। तो ऐसे ही हम लोग खास लखनऊ में खास शख्सियतों से बात करते रहेंगे कि क्या दीपावली पे वो विशेष कर रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि इस दीपावली पे हम लोग कुछ कर रहे हैं धमाल, और किस तरीके से लखनऊ वाले मचा रहे धमाल पे धमाल और दीपावली पे कर रहे हैं तैयारियाँ, अच्छी तैयारियाँ कर रहे हैं। क्योंकि दीपावली जो त्यौहार है वो खुशियों का त्यौहार है, मिठाइयों के साथ साथ में आतिशबाजी का भी त्यौहार है। तो इसके साथ साथ में हमें एक दूसरे खुशियों को भी संभाल के रखना चाहिए। तो धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।